नमस्कार दोस्तों, एम गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा कंप्यूटर कोर्स बेसिक का चल रहा है। ये कई भागों में बंटा हुआ है। तो पहला पार्ट हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल CF1 का है। इसके आज दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये दूसरे एपिसोड को आने में थोड़ी सी देरी हुई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसके बाद के वीडियो बहुत जल्दी आएंगे, तो आप तैयार रहिए और इस कोर्स को पूरा कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखा था। कुछ बेसिक्स देखे थे हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें जानना हमारा ज़रूरी है। इसमें पहली चीज़ आती है मॉडेम। मॉडेम एक्चुअल में दो शब्द मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का ही संक्षिप्त में एक एब्रीवेशन है। ये काम आता है हमारे कंप्यूटर के इंटरनेट को चलाने के लिए। सभी कंप्यूटर्स में ये होता ही है और बिना इसके इंटरनेट नहीं चल सकता है। जैसे कि आप ये डिवाइसेस देख रहे होंगे, जो नीचे वाला है इसे डोंगल कहते हैं। ये भी इसी का एक छोटा रूप है, लेकिन इस्तेमाल दोनों ही होते हैं। तो मॉडेम करता क्या है? मॉडेम एक्चुअल में जिस तरह से आपके घर में जो इंटरनेट आ रही है, इसका जो सिग्नल होता है ये एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल होता है। इसे वो डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर को देता है। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। कंप्यूटर हमेशा सिर्फ डिजिटल भाषा ही समझता है, तो इसे दूसरी भाषा समझ में आती नहीं है। एनालॉग सिग्नल इसके किसी काम का नहीं है। तो मॉडेम जो होता है वो इस सिग्नल को कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे कि हम तरंगे कहते हैं, वेव्स। जैसे कि आपको पता होगा रेडियो सिग्नल, ये सब जो हैं ऐसे एनालॉग सिग्नल ही होते हैं। और लेकिन अभी जो कंप्यूटर के युग में अब चल रहा है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? दरअसल कंप्यूटर की भाषा जो वो डिजिटल होती है। डिजिटल का अर्थ होता है सांख्यिक, यानी संख्याक में, यानी कुछ डिजिट्स में चलता है। कंप्यूटर में सिर्फ दो ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। इसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। जैसे कि कोड है आपके सामने 01001101। अब ये बहुत अजीब सा है, ये कुछ समझ में तो आएगा नहीं। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल क्या आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल भाषा है कंप्यूटर की। तो मॉडेम का काम यही है, एनालॉग को वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को देगा, और कंप्यूटर से जो सिग्नल बाहर निकल रहा है उसे वो दोबारा एनालॉग बना करके ट्रांसफ़र कर देगा। ये चीज़ आपके स्मार्टफोन में भी है, आपके कंप्यूटर में भी है। कोई इंटरनल है, कोई एक्सटर्नल है, लेकिन ये होती ज़रूर है। बिना इसके इंटरनेट नहीं चल सकता। अगला चीज़ है मॉनिटर। मॉनिटर भी हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, जिसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी। लेकिन इसको समझने के लिए हमको दो चीज़ें समझनी है, रेजोल्यूशन एंड पिक्सल्स। ये क्या होती हैं? अब रेजोल्यूशन और पिक्सल को समझने के लिए आप इन तीन चित्रों को देखिए। ये तीनों पिक्चर्स में एक सर्कल बना हुआ है ब्लैक कलर का। अब आपको तीसरे वाले में तो सर्कल नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पहले दोनों में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन नहीं, ये सर्कल ही है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही कम रेजोल्यूशन का है, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है। अब रेजोल्यूशन होता क्या है? आप पहले चित्र को देखिए ध्यान से। इस पर जो है ये जो स्क्वायर्स, ये जो घर बने हुए हैं, वर्ग जो बने हुए हैं, इनको गिनती करिए। ये लेफ्ट से राइट की तरफ भी 10 हैं और ऊपर से नीचे की तरफ भी 10 है, यानी 10 बाई 10 का है ये। इसका एक जो स्क्वायर बनता है, इसी को हम एक पिक्सल कहते हैं। ये पिक्सल जितने कम होंगे, चित्र या आपका जो पिक्चर है वो बहुत ही ख़राब होगा। ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही क्लैरिटी होगी। जैसा कि पहले वाला जो है वो 10 बाई 10 का है, यानी कि 10 बाई 10 का है, यानी कि टोटल 100 पिक्सल हैं इसके अंदर। अगला वाला 20 बाई 20 का है, यानी कि करीब 400 पिक्सल हैं इसके अंदर टोटल। जबकि इसके अगले वाला 40 बाई 40, यानी कि 1600 का, ये 1600 पिक्सल्स इसके अंदर है। और देख रहे हैं आपको यहाँ पे सर्कल समझ में आ रहा है। यही होता है, जब रिजोल्यूशन ज़्यादा हो तो पिक्चर की क्लैरिटी बढ़ जाती है, और रिजोल्यूशन कम हो तो पिक्चर ख़राब हो जाती है, जैसा कि पहला वाला चित्र आपको दिख रहा है। इसको जो मापने का जो यूनिट है वो है PPI में, यानी कि पहले वाला जो चित्र है उसको हम कहेंगे 10 PPI का है। ये PPI का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। पर इंच का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ 1 इंच की दूरी में टोटल कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, यानी 10 आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको कहा जाएगा 10 PPI। ये 10 बाई 10 को नहीं कहा जाएगा, किसी एक साइड की लेंथ को, लंबाई में या चौड़ाई में, किधर भी है, इसी को कहते हैं PPI, पिक्सल्स पर इंच। ओके, आगे देखिए, ये कुछ टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं जो हमने देखे थे। ये कैथोड रे ट्यूब, यही टीवी आती, यहाँ पे जो मॉनिटर है टीवी भी वही है। टीवी और मॉनिटर की टेक्नोलॉजी सेम ही होती है। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, ये एक बहुत बड़ा पिक्चर ट्यूब है जो बिल्कुल शीशे का, ग्लास का बना हुआ है। इसका ये काफ़ी वजनदार होता है, भारी होता है, बिजली भी बहुत ज़्यादा खाता है ये, और इसको रखने के लिए पूरा एक टेबल चाहिए आपको, क्योंकि जगह ज़्यादा घेरता है, वजन भी ज़्यादा होती है।
तो ये एक बीते ज़माने की चीज़ है, आजकल इसका इस्तेमाल ना के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी में। तो आगे हमारे सामने आता है ये LCD मॉनिटर यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वैसे LCD कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपका कैलकुलेटर के मॉनिटर में जो स्क्रीन आता है, अक्षर जो आते हैं वो LCD ही है। लेकिन LCD जब सूक्ष्म यानी कि बहुत मिनिएचर जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसमें क्या हुआ है कि पिक्चर्स बनने लगे, कलर आ गया, मतलब बिल्कुल डॉट्स पिक्सल के साइज के LCD हमने बना लिए। लेकिन LCD की एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि LCD की खुद की कोई रोशनी होती ही नहीं है, तो आपका मॉनिटर में आने वाला जो पिक्चर है वो दिखाई कैसे देगा। इसके लिए इसके पीछे एक लाइट का पैनल लगाया जाता है। जो पहले जो आता था वो CFL टाइप का बल्ब के पैनल होते थे, ट्यूबलाइट्स होती हैं वैसे पतली पतली, उनके एक बहुत बड़ा एक हार्ड पैनल होता है जो पीछे लगता है। इसकी वजह से ही सामने वाला जो पैनल LCD स्क्रीन पे जो भी पिक्चर है वो आपको दिखाई देगा। तो इसी कारण से ये कम बिजली वाला और हल्का और फ्लैट तो ज़रूर था, लेकिन उतनी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट नहीं होती थी इसकी। टेक्नोलॉजी बदली और आगे तरक्की हुई, कुछ और आया। अब हमारे सामने जो आया है ये है प्लाज्मा मॉनिटर या प्लाज्मा टीवी कह लीजिए। इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा थी LCD के मुकाबले, और पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये जो टेक्नोलॉजी है, वैसे मैं बता दूं कि ये आयोनाइज्ड गैस की टेक्नोलॉजी है। प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा जो है मैटर का चौथा कंडीशन है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि मैटर का 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा का उदाहरण आप समझ सकते हैं, आपके घर में जो पुरानी ट्यूबलाइट्स होंगी, ट्यूबलाइट के अंदर की जो रोशनी है वो प्लाज्मा ही है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गैस है, और गैस जब आयोनाइज्ड होकर जलने लगता है तो प्लाज्मा हो जाता है। इस मॉनिटर की सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये बहुत ज़्यादा महंगा था। तो ये प्लाज्मा टीवी जो आया, ये बहुत महंगा होने के कारण हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम भी ना सुना हो, क्योंकि मार्केट में आया और गया और किसी को पता भी नहीं चला। तो केवल बड़े बड़े अमीर लोग या रिच लोगों ने ही इसको ख़रीदा, उनके घरों में ही था ये, और बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण ज़्यादा कंप्यूटर के लिए भी इस्तेमाल ये नहीं हो पाया। ओके, अगली चीज़ जो आई हमारे सामने वो थी वापस LED टीवी या LED मॉनिटर। ये वही LCD मॉनिटर था जो आपने पहले देखा। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना था कि इसके पीछे का जो लाइट पैनल था वो अब बदलकर LED का पैनल आ गया। LED भी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। LED जैसे आपके घर में पुरानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्टेबलाइजर, एलिमिनेटर, कोई भी चीज़ होगी तो उसमें देखना पावर के लिए एक छोटी सी लाइट बत्ती जलती है, हरे या लाल रंग की, यही LED है। तो पहले भी LED थी, लेकिन वाइट LED नहीं था, सफ़ेद LED नहीं था, वो एक नई टेक्नोलॉजी है। इसकी लाइट बहुत ज़्यादा थी, रोशनी बहुत ज़्यादा थी, और ये बहुत ही कम बिजली पे चलता था, इसलिए इसको बहुत ही इकोनॉमिकली माना गया। तो आज इसी का ज़माना है और आपको लगभग हर जगह LED के ही टीवी या मॉनिटर्स मिलेंगे। लेकिन नए ज़माने में टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल तो अब LED की जगह OLED आ चुका है। अब OLED क्या होता है? ये ऑर्गेनिक LED है। ये सेल्फ लाइट पिक्सल्स होते हैं। इसके स्क्रीन में जो पिक्सल्स की हम बात कर रहे हो, एक एक पिक्सल के साइज़ के LEDs तैयार हो गई हैं, यानी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर। और ये सेल्फ लिट है, यानी इनकी खुद की रोशनी है। खुद की रोशनी होने के कारण इनको पीछे अब किसी लाइट पैनल की ज़रूरत नहीं है। अब ना होने के कारण जो भी फालतू चीज़ें थी वो हट गई। अब ये सिर्फ पतला सा एक प्लास्टिक का शीट ही रह गया। अब OLED के स्क्रीन को आप रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, और अभी ट्रांसपेरेंट भी बन सकता है। देखिए आपके सामने जो है एक ट्रांसपेरेंट टीवी है, जो कि सिर्फ एक ग्लास के शीट के ऊपर चिपकाया हुआ है, और उस तरह से इस टीवी को तैयार किया गया है। इसी तरह से अभी आजकल रोलेबल टीवी भी आ चुके हैं, जिनको रोल किया जा सकता है। अभी आपने देखे होंगे स्मार्टफोन जो फोल्डेबल आ गए हैं, फोल्ड भी हो सकती है। अगली चीज़ है स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक आपके जो मोबाइल में डलता है वो, और हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है ये, और ऐसे ही अब ये है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क का इस्तेमाल होता है हाई डेफिनेशन मूवीज़ के लिए या 3D मूवीज़ के लिए, क्योंकि इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का डिस्क चाहिए होता है, जो DVD वगैरह में पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर्स, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, इसे थोड़ा हमें समझना चाहिए। इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर हैं जो कागज़ के ऊपर चोट करते हैं, उस पर बिल्कुल हथौड़े की तरह चोट करती हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें एक बहुत बड़े पिन्स का गुच्छा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल्ड होता है। और ये पिन मतलब ऐसे शार्प पिन नहीं होते, ब्लंट पिन होते हैं, यानी इसमें धार नहीं होती, कागज़ में छेद नहीं करेंगे, ये सिर्फ डॉट बनाएंगे। तो ये जब एक साथ कंट्रोल्ड रूप में
ये सारे डॉट्स बनाते हैं, तो इन सारे डॉट्स को मिल करके टेक्स्ट या पिक्चर तैयार होता है कागज़ के ऊपर। तो क्योंकि चोट करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, तो आप एक की जगह एक से ज़्यादा 3, 4, 5 पेपर भी एक साथ प्रिंट कर सकते हो कार्बन लगा करके। कार्बन शीट होती है, अगर 2 पेपर के बीच में लगा के अगर चढ़ा देंगे तो आप एक साथ 4 पेज प्रिंट हो जाएंगे इसमें। ओके, लेकिन इनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है, और क्योंकि बिल्कुल ब्लैक कलर का आता है, और ये क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए नहीं है। अब इसी कैटेगरी का एक दूसरा है लाइन प्रिंटर। ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये डॉट की जगह लाइंस प्रिंट करता है, और ये हैवी ड्यूटी प्रिंटर है। नहीं, जब बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करनी हो तो इस मशीन का यूज़ होता है। इनका उदाहरण जो है, आपने रेलवे स्टेशन में रेलवे टिकट्स प्रिंट होते हुए देखे होंगे, या दुकानों में कुछ बिल्स वगैरह प्रिंट होते देखे होंगे। ओके, क्योंकि वहाँ कुछ क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रिंट हो जाती है इनके ऊपर। अगली चीज़ जो है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी जो कागज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट या कोई चोट करते ही नहीं, बल्कि छूते भी नहीं है वो कागज़ को, इस तरह के प्रिंटर्स। इसमें पहली कैटेगरी है इंकजेट प्रिंटर। ये सिर्फ कलर को स्प्रे करती है कागज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल्ड रूप में, और आपको रंगीन चित्र या कलर्ड पिक्चर जो हैं वो कागज़ के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। इसी कैटेगरी में अगला चीज़ है लेज़र प्रिंटर। इसके अंदर टोनर होता है। टोनर यानी कि जो आपने जेरोक्स मशीन वगैरह में देखी होंगी, ये लेज़र टेक्नोलॉजी पर है। कागज़ के ऊपर ये टोनर बिखेरा जाता है, उसके ऊपर लेज़र के द्वारा जो पिक्चर्स हैं वो उसके ऊपर डलती हैं, और उससे वो पाउडर जो है उन लेज़र के आकार में या टेक्स्ट पिक्चर जो भी वो चिपक जाते हैं। बाद में इसके ऊपर एक रोलर में निकालते हैं हीट करके, जिससे वो परमानेंटली चिपक जाता है। इसको डेवलपर बोलते हैं। तो उससे कागज़ पे ये परमानेंट चिपक जाता है। ओके, लेज़र प्रिंटर भी आजकल कलर्ड भी आने लग गए हैं। अगली चीज़ है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम मोटा मोटा समझेंगे, मैं हार्डवेयर आपको कोई मैकेनिकल काम नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे। सिर्फ मेन हमको जानकारी होगी कि कंप्यूटर के अंदर आखिर होता क्या है। ओके, पहली चीज़ है हमारा सिस्टम यूनिट। ये जो हमारा कैबिनेट बॉक्स है, इसको सीपीयू भी कहते हैं। वैसे सीपीयू इसके अंदर होता है, इसको सीपीयू कहना वैसे गलत भी नहीं है, क्योंकि यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर यही है। आप इसको जब खोल के देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर मेन चीज़ जो आपको दिख रहा है केबल वगैरह के बीच में, वो एक बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड। आगे चलते हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। पहली चीज़ है आपकी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो चिप आप देख रहे हैं, ये इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है, प्रोसेसर चिप है, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं इसको। और ये जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि यही असली कंप्यूटर है। ठीक है, आपके कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर का जो मेन ब्रेन है वो यही है, यही कंप्यूटर को चलाता है, सारा कुछ इसी के अंदर है। इसके अंदर कई हजारों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, जिनको मशीनों से इसके ऊपर उकेरा गया है। ओके, यही पूरा काम करते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा समझेंगे हम। देखिए, इसमें इन सर्किट्स में मेन सर्किट डिज़ाइन जो होती हैं, वो पहली चीज़ होती है कंट्रोल यूनिट, और दूसरी होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरी चीज़ जो होती है जो इनको मदद करती है चलाने में, वो है प्राइमरी मेमोरी। ओके, अब जैसे कोई इनपुट डालता है कोई यूज़र इसमें, तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी से होता हुआ प्रोसेसर में जाता है, जहाँ पर कंट्रोल यूनिट ये तय करता है कि इसको वो अर्थमेटिक यूनिट को दे या लॉजिकल यूनिट को दे। अर्थमेटिक का मतलब है मैथमेटिक या गणित, लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है कोई चीज़ को लॉजिकली आंसर लेना, जैसे कि येस, नो, ट्रू, फॉल्स, इस तरह की चीज़ें। ये सारी प्रोसेसिंग जब इसके अंदर हो जाती हैं, तब कंप्यूटर इनको, इसका प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट अगले यूज़र को दे देता है। फिर आप चाहें तो इस आउटपुट को सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क में इसको सेव करके भी रख सकते हैं। ओके, अगली चीज़ देखिए, हम मदरबोर्ड को समझते हैं, क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का बैकबोन है। इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर चल रहा होता है। आपका जो सीपीयू है वो भी इसी पे लगता है। ये देखिए सीपीयू सॉकेट है, यहाँ ठीक यहाँ पे आपका वो जो प्रोसेसर चिप है, माइक्रो प्रोसेसर, वो यहाँ लगेगा। ऐसे ही दूसरा देखिए रैम स्लॉट्स हैं, जहाँ पर आपका मेमोरी, अभी हमने जो मेमोरी की बात की, मेन मेमोरी, वो यहाँ लगेगी। दूसरी चीज़ें देखो, मेन चीज़ जैसे CMOS बैटरी है। ये बैटरी क्या होती है, जैसे कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, पावर ऑफ कर देते हैं, उसके बाद भी अगर 2 दिन बाद कंप्यूटर को ऑन करें तो उसमें आपको डेट एंड टाइम करेक्ट ही मिलेगा। तो डेट एंड टाइम कैसे चलेगा जब बिजली नहीं है? तो ये बैटरी है जो उसकी घड़ी को, क्लॉक को चलाती रहती है, और बायोस इंफॉर्मेशन सेफ रखती है इसमें। ओके, जैसे कि बायोस में अगर आपने पावर ऑन पासवर्ड वगैरह का डाल रखा है तो। और बाकी चीज़ें ये जो पीछे के पैनल में होती हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं, जैसे USB पोर्ट है, VGA केबल है जो मॉनिटर में जुड़ेगा,
या प्रिंटर वगैरह में जुड़ेगा, कीबोर्ड माउस में जुड़ेगा, वो सारे कनेक्टर यहाँ होते हैं। ये कंप्यूटर के सीपीयू के पीछे भाग में होगा ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने रैम की बात की थी, मेन मेमोरी, वो इस तरह के कुछ आती हैं। ये आपका जो रैम स्लॉट 2 थे उसमें ये रखता है ये, ठीक है। ये अलग अलग साइज की होती हैं। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेमोरी एक्सेस करने की, एक्सेस यानी पहुंच बनाने का जो तरीका है वो इसमें रैंडम है, यानी कि कंप्यूटर किसी भी कॉर्नर से इंफॉर्मेशन को उठा सकता है या उसमें सेव कर सकता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्चुअल में एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें जो भी मेमोरी वो टेम्परेरी होती है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक ही ये काम कर रहा है। जैसे ही कंप्यूटर बंद, इसकी मेमोरी 0 हो जाती है। ओके, ये वोलाटाइल मेमोरी इसे कहते हैं। अगली चीज़ है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि ये चिप देख रहे हैं आप, ये सर्किट बोर्ड पे एक परमानेंटली लगा हुआ है, मतलब मशीन फैक्ट्री से ही बन के आया होगा, ये चिप लगा हुआ होगा। नॉर्मली बायोस इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये क्या करता है, नॉर्मली कंप्यूटर को बूटिंग होने के लिए मदद करता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव है। ये रीड ओनली मेमोरी है। इसकी मेमोरी को हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा फैक्ट्री सेटिंग में बन के आया है वैसे ही रहेगी, सिर्फ रीड हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसकी मेमोरी जैसे कि तैसी रहती है। अगली चीज़ है हमारी स्टोरेज में हार्ड डिस्क। अब ये जो हार्ड डिस्क है ये भी हमारे हार्डवेयर में ही आता है। अब ये कैसे काम कर रहा होता है, इसके अंदर में एक्चुअल में क्या है, इस तरह का कुछ शेप होता है। इसके अंदर एक डिस्क है, आप देख रहे हो जो चमक रहा गोल सा डिस्क है। ये डिस्क कई प्लेट्स होती हैं इसकी डिस्क की, एक सिंगल डिस्क नहीं होता है, तो इनको प्लेटर्स बोलते हैं। तो इन प्लेटर में ही सारी मेमोरी जो है वो स्टोर होके रहती है। तो अब कैसे काम करेगा ये जो बीच का डिस्क है ये घूमता है, घूमने के लिए मोटर चाहिए, मोटर को बिजली चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये हार्ड डिस्क बिजली भी काफ़ी खाता है और ये जल्दी गर्म भी हो जाता है अगर बहुत देर तक चल रहा है तो। ओके, लेकिन आजकल अब एक नई चीज़ आई हुई है, नई टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक्चुअल में आपका जैसे वो चिप्स वाला सिस्टम है, मेमोरी चिप जैसे कि आपके पेन ड्राइव वगैरह में होता है, उसी तरह की एक चीज़ है ये। लेकिन ये हैवी मतलब स्टोरेज के साथ आई है। जैसे कि अभी 500 GB तक है ये। ओके, तो आगे शायद हमको 1 टेराबाइट भी मिल जाएगा मार्केट में। फिलहाल मार्केट में 500 GB तक आता है। ओके, और ये थोड़े महंगे होते हैं हार्ड डिस्क से। ये गर्म नहीं होते क्योंकि इसमें घूमने के लिए कोई मोटर नहीं है, कोई डिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बढ़िया रहता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ये भी, क्योंकि वही रैंडमली एक्सेस्ड होता है इसकी मेमोरी। तो बहुत तेज़ होता है ये, बहुत फास्ट होता है और गर्म भी नहीं होता, बिजली भी बहुत कम खाता है। तो ये बढ़िया चीज़ है। अगली चीज़ है हमारी SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आपके कंप्यूटर में पीछे की तरफ ऊपर के हिस्से में लगा हुआ होता है। ये एक्चुअल में कंप्यूटर का पावर हाउस है, समझ लीजिए। ये जो 220 वोल्टेज लेता है, इसको पूरे कंप्यूटर के अंदर के जो जितने सिस्टम में पेरिफेरल्स हैं, जो जैसे कि आपका CD ड्राइव है, DVD राइटर है या दूसरी चीज़ें हैं, हार्ड डिस्क है, जो भी चीज़ें अंदर, सबको जो है बिजली मुहैया कराता है। जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी वो उनको देता है। और इसलिए क्या है, ये बिजली की बचत भी करता है और कई फ्लक्चुएशन को थोड़ा झेल भी जाता है ये। आज का यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, मॉडेम क्या है, रिजोल्यूशंस और पिक्सल्स क्या हैं उसके बारे में समझा हमने। मॉनिटर्स के कितने प्रकार है वो देखा हमने। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में देखा वो क्या है। प्रिंटर कितने प्रकार के वो समझा हमने। CPU कैसे काम करता है ये भी समझा हमने आज। और कुछ कंप्यूटर के हार्डवेयर की हमने जानकारी ली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस कोर्स को सीरियसली कर रहे होंगे। तो बने रहिए, अगले वीडियो जल्दी आएंगे। कोर्स कंप्लीट करिए और बेस्ट ऑफ लक एंड आगे बढ़िए ज़िंदगी में। थैंक यू।